वेलकम बैक दोस्तों। आप लोग का अपने क्लासरूम में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने अगर रीड कर लिया होगा, अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कर लेते साथ में। कृष्णा लिमिटेड एज अ इम्पोर्टर है, स्काईलार्क लिमिटेड यूएसए का, मतलब कृष्णा इम्पोर्टर, स्काईलार्क एक्सपोर्टर। टोटल जो परचेस और सेल्स इनके जो ट्रांजेक्शन है वो $3 लाख का है। जो परचेस या सेल किया गया 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को रेट जो था वो 65 था। 1, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट है। कृष्णा लिमिटेड हमेशा 31 मार्च को अकाउंटिंग क्लोज करता है, मतलब वही नॉर्मल हमारा अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग फॉलो करना है। फिर बोल रहा है कि 31 मार्च 15 को, मतलब क्लोजिंग डेट पे रेट जो है 61 है। हमें इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड सॉल्व करना है। कृष्णा मतलब हमें एज अ इम्पोर्टर ही सोचना है। नॉर्मली जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया, बेसिकली बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसा ही ये 99% सेम है। ठीक है, सिर्फ अमाउंट्स एंड कैलकुलेशन चेंज होंगे। तो एज अ इम्पोर्टर ही सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग, हमें इंस्टॉलमेंट दिए हुए। थर्ड चीज़, ध्यान से देखो कहीं अकाउंटिंग में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता करो। क्या कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट है क्या जो 31 मार्च के बाद पे करना पड़ रहा है? देखो स्टार्टिंग तो 14, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 2014 और 15 का एक अकाउंटिंग ईयर है। मतलब चेक करो क्या 31 मार्च 15 के बाद कोई इंस्टॉलमेंट है? यस बॉस है, 20 अप्रैल को है। मतलब अगेन यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में इंटरवल है, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आपका वो 2 कंपलसरी क्लोजिंग एंट्री करना है। देन फिर 2 इंस्टॉलमेंट है, मतलब अकाउंटिंग ईयर इसमें चेंज हो रहा है। तो थोड़ा देखेंगे कैसे क्या करना रहेगा। चलो लेट्स सी। सबसे पहले क्या आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। कहाँ गया हमारा? ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले अपन ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। if you require then you can write like this कि in the books of importer है, ताकि आपको समझे बाद में। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होता है? इंपोर्ट परचेज। बट पहले अकाउंटिंग ईयर लिख दे। तो पहला अकाउंटिंग ईयर जो है 2014 से 15 तक। कुछ बच्चों को ये नहीं समझता है कि ये डेट कैसा आया, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पर आपका परचेज डेट है 15, बराबर 15। तो 15 और 16 का काउंट किया जाता है। वैसे ही फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, फिर 16 एंड 17। तो पहले परचेज किया इन्होंने 1 नवंबर को, तो डेट भी आपका यहाँ पर आएगा 1 नवंबर। इंपोर्ट परचेस का एंट्री बोलो, हमने 2 क्वेश्चन कर चुके आई थिंक सो। अब तक तो बाहर हो गया रहेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सामने वाले सप्लायर का ना। मतलब यहाँ पे एंट्री जो हो जाएगा आपका इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू सामने वाला पर्सन कौन है, जरा चेक करके देखो। सप्लायर जो था स्काईलार्क लिमिटेड था, आई थिंक सो, यस ही था। ठीक है, हम इसको नरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीइंग इंपोर्ट में सभी क्वेश्चन, सभी एंट्रीज में मोस्टली सेम नरेशन लिखा था कि कोई याद हो जाए, बाद में पेपर टाइप में सोचना ना पड़े कि क्या लिखिए। क्योंकि सोचते सोचते हर एंट्री में, हर नरेशन में आपका 2 से 3 सेकेंड निकल जाता है। तो बीइंग इंपोर्ट परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन लिखना है। चेक करो टोटल कितना डॉलर्स का परचेस किया इन लोगों ने। $3 लाख का जिस दिन परचेस किया उस दिन रेट था 65, मतलब $3 लाख मल्टीप्लाई 65 करना है आपको। करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा $3 लाख मल्टीप्लाई ₹65 करना है। ये चाहे कैलकुलेशन आप यहाँ लिखो या नाम के सामने लिखो, दोनों भी सेम बातें हैं। तो चलो इसे कैलकुलेशन बताओ प्लीज़ कैलकुलेटर में करके, कितना आता है? 65 मल्टीप्लाई 3 करो तो मिल जाता है 1,95,00,000, बराबर 1,95,00,000 आपको मिल जाता है। मतलब कैलकुलेशन मिल जाता है। सॉरी 1,95,00,000 है ना। जस्ट इन मिनट, इंसान हुआ गलती होती है। 1,95,00,000। चलो
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, हमारे इंस्टॉलमेंट्स का एंट्री होंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है इधर ही ये 15 नवंबर को है, तो डेट आ जाएगा 15 नवंबर, बराबर। मैं इम्पोर्टर हूँ, मतलब मैं पेमेंट करने वाला हूँ। किसको पेड करूँगा, सामने जो पर्सन है जिससे मैंने परचेज किया, मतलब स्काईलार्क लिमिटेड को पे करूँगा। स्काईलार्क लिमिटेड इज अ रिसीवर, इसलिए मैं स्काईलार्क लिमिटेड को डेबिट करूँगा, जैसे कि अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन में करता है। तो स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और एक लाइन बीच में गैप छोड़ करके लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर। इंस्टॉलमेंट चेक करो प्लीज कितना है। तो देखो पहला इंस्टॉलमेंट जो 1 लाख का है, और जिस दिन पेड कर रहा हूँ मतलब 15 नवंबर को, रेट है 64। पहले इंस्टॉलमेंट देख ले, 1 लाख है, तो पहले मैं इंस्टॉलमेंट लिख लूँ हर जगह पे 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख। नाम के सामने आपको हमेशा परचेस रेट लिखना है टिल द अकाउंटिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर, ठीक है। तो परचेस का रेट क्या था, देखो यहाँ पर ही है, नाम के सामने परचेस का रेट 65। अब यहाँ पे रेट लिखना होता है जिस दिन पेमेंट हो रहा है, मतलब 15 नवंबर का रेट चेक करो। थर्ड क्वेश्चन में 15 नवंबर का रेट है 64, तो यहाँ पे भी आपका रेट आ जाएगा 64। अब मुझे बताओ एफ आपका डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो सर एफ जो कम पड़ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, इसलिए हम लोग सर क्रेडिट में लिखेंगे टू एफ अकाउंट, क्या, टू एफ अकाउंट। तो ये 1 लाख मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 65 लाख, ओके 65 लाख। 64 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64 लाख। कम पड़ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में ही, तो क्रेडिट में लिखूंगा 1 लाख, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो नरेशन में आपका यहाँ पे आ जाएगा, अरे रुको, क्या लिखूंगा नरेशन में, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट प्रॉफिट क्यों, क्योंकि देखो एफ आपका क्रेडिट में है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है जरा चेक करो, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट है 15 मार्च, तो यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा 15 मार्च। अगेन मैं पे करूँगा तो सामने वाला रिसीव करेगा, मतलब मैं लिखूँगा स्काईलार्क लिमिटेड, बराबर, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, एक लाइन स्पेस छोड़ करके टू कैश और बैंक अकाउंट, गॉट इट। एंड अब जरा चेक करो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ध्यान दोगे $50,000 का है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे $50,000 लिखूँगा, बराबर, मल्टीप्लाई रुपीज़। कैश एंड बैंक में भी $50,000 लिखूँगा, मल्टीप्लाई रुपीज़। चेक करो परचेस का रेट क्या है, तो सबके सामने देखो 65 लिखा हुआ है, तो ये भी 65। अब चेक करो कैश एंड बैंक में वो रेट आता है जिस दिन पेमेंट कर रहे होते, तो कैश एंड बैंक में 15 मार्च का रेट आएगा, मतलब रेट आएगा 66 रुपीज़, तो यहाँ पे 66। अगेन आपका कम जो पड़ रहा है वो डेबिट में कम पड़ रहा है इस बार। 65 का परचेस किया, पेमेंट कर रहा है 66 का, मतलब मुझे ₹1 का लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए एफ को मैं क्या करूँगा अभी डेबिट में, एफ अकाउंट डेबिट। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर लें एक बार, 50,000 मल्टीप्लाई 65 तो कितना आता है, 32,50,000। कैलकुलेटर यूज़ करो यार प्लीज़, सिर्फ देख करके मेरा कैलकुलेशन लिख तो कहीं हो सकता है मुझसे भी गलती हो, सो प्लीज़ आप लोग क्रॉस वेरीफाई करते रहो, ठीक है। चलो फिर अगेन वही 55 मल्टीप्लाई 66 करता हूँ तो 33 लाख, ओके। तो डिफरेंस कम कहाँ पड़ रहा है, कम जो पड़ रहा है वो डेबिट में ही है, कितने का, 50,000 का। आप ये 50,000 को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे,
यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो, $50,000 मल्टीप्लाई ₹1 ईच, 1 कैसे, यहाँ 66 यहाँ 65, तो डिफरेंस 1 पीस। नरेशन क्या लिखोगे अभी आप लोग यहाँ पे, बीइंग इंस्टॉलमेंट तो पे ठीक है, बट कौन सा इंस्टॉलमेंट, सर ये जो है हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट। प्रॉफिट है कि लॉस है ज़रा बताना, तो सर ये जो है हमारा लॉस है, क्योंकि आपने इसको लिखा है एफ को डेबिट साइड में, करेक्ट है। चलो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद अगर ध्यान दोगे आप लोग, थोड़ा सा ठहरो और ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल में है, मतलब अकाउंटिंग ईयर चेंज होने के बाद है। तो जब कभी ऐसा होता है तो आपको 2 कंपलसरी एंट्री करनी पड़ती है। क्या करोगे, सुनो, सबसे पहले आपको जो है 2 बैलेंसेस, 2 रेट को कंपेयर करना पड़ेगा, ध्यान समझना प्लीज। एक तो परचेस रेट, दूसरा क्लोजिंग रेट, याद आ रहा है कुछ। तो परचेस रेट कितना है चेक करो, तो परचेस रेट है 65, ओके। क्लोजिंग रेट चेक करो, तो आपको जो यहाँ पे देखो थर्ड है ना, सॉरी इधर है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है 61, कितना दिया है 61। तो आप मुझे सोच के बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है। डिफरेंस तो चलो ठीक है ₹4 का आ रहा है, डिफरेंस तो मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, पर डॉलर इज इक्वल टू ₹4 है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है, मैंने परचेस किया था 65 में, क्या बोल रहा हूँ, मैंने परचेस किया था 65 में, लेकिन पे करना पड़ेगा 61। क्या बोल रहा हूँ, मैंने परचेस किया था 65 में, बट पे करना पड़ेगा 61। प्रॉफिट की लॉस है, सोचो, परचेस मैंने 65 में किया, बट पे करना पड़ेगा ओनली 61, मतलब पर डॉलर इज इक्वल टू ₹4 कम पे करूंगा, और ₹4 कम पे कर रहा हूं, इसलिए ₹4 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ₹4 हो गया प्रॉफिट। एज पर गोल्डन रूल मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं एफ को, या एफ को क्रेडिट में लिखते हैं। सब प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्रेडिट में आना चाहिए, तो आपका ये तो कंफर्म है कि हम लोग जो है एफ को क्रेडिट में लिखने वाले हैं। लेकिन डेबिट में क्या लिखेंगे, तो जो सामने वाला सप्लायर है, जो सामने वाला नाम है, उसके नाम को हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब आएगा यहाँ पे क्या, स्काईलार्क लिमिटेड। मैं बहुत ही स्लोली जा रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफेटा, प्रॉपर लिख ले, हाँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ओके। लेकिन अब कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगा, चलो समझ जाए कि ₹4 का प्रॉफिट है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ध्यान देना, आपको जो है ये एंट्री जो है बैलेंस इंस्टॉलमेंट्स के लिए करनी होती है, बैलेंस इंस्टॉलमेंट। तो चेक करो आपको और कितना बैलेंस इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है, तो आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो 2 इंस्टॉलमेंट बचा है, तो टोटल बैलेंस इंस्टॉलमेंट कितना है, तो टोटल बैलेंस इंस्टॉलमेंट है 1,50,000, कितना, 1,50,000। तो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे जो है 1,50,000 टोटल बैलेंस इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई ईच डॉलर इज इक्वल टू ₹4 का प्रॉफिट है, तो टोटल अमाउंट जो है आपका आ जाएगा 6 लाख का। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग और परचेस रेट दोनों सेम हो गया था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है आपका अलग अलग रेट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है, बराबर ना, 3 4 करेक्ट 4 5, ओके ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रहा है हमेशा क्लोजिंग डेट पे होगा, मतलब 31 मार्च को। ये एंट्री किस चीज़ का हुआ, तो ध्यान दो, मैं यहाँ पे नरेशन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, बीइंग प्रॉफिट हुआ है ना, बीइंग
प्रॉफिट ऑन बैलेंस इंस्टॉलमेंट रिकॉर्डेड। समझ रहे हो? बैलेंस इंस्टॉलमेंट, ये चीज याद रखो, बैलेंस इंस्टॉलमेंट मतलब जितना इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है वो, उस पे जो प्रॉफिट हुआ उसका रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद हमें एक और कंपल्सरी 31st वाला एंट्री करना होता है। वो क्या है सर? वो जो FEF अकाउंट बनाते हैं ना, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, वो वाला एंट्री है। ठीक है, तो चलो FEF अकाउंट बनाया जाए। पहले में देखो FEF दिख नहीं रहा है, सेकंड में FEF क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड जाकर के 1 लाख लिखने वाले हैं हम लोग। तो क्रेडिट साइड जाकर के हम लोग यहाँ पे जो है 1 लाख लिखने वाले हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय स्काईलार्क लिमिटेड। ठीक है, अकाउंटिंग है बैन लिखने हम लोग जरा 2014 15 का है ना, 2014 एंड 2015 का डेटा आ गया। और फर्स्ट ये क्या था आपका? ये 15 नवंबर था। डन, समझ रहे? चलो उसके बाद ये हो गया। अगेन यहाँ पे देखो आपका FEF डेबिट में है, डेबिट में 50,000 15 मार्च, डेबिट में है 50,000 और 15 मार्च। ओके, प्रॉपर रखो, आपका मार्क्स फिर कहीं भी कोई भी नहीं काट सकता। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्काईलार्क लिमिटेड। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो जरा, तो सर जरा एंट्री में आना पड़ेगा ना, ये डन, ये डन। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है समझाने के लिए। आप पेपर में ये चीज़ ना लिखो तो भी समझेगा, बट नोट्स में लिख के रखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैं समझता नहीं कि 4 रुपये वगैरह कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्रेडिट में है, क्रेडिट में जाएंगे लिखेंगे 6 लाख, क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे 6 लाख बाय स्काईलार्क लिमिटेड। डेट क्या आएगा? क्लोजिंग डेट, मतलब 31st मार्च। अब खत्म हो चुका है, एंट्रीज और है नहीं, तो इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। ज़्यादा अमाउंट किधर है? डेबिट में, क्रेडिट में? सर क्रेडिट साइड में। टोटल कितना है? 7 लाख। तो दोनों साइड आ जाएगा। पहले तो आपका 7 लाख एंड 7 लाख। 7 लाख में से जब मैं 50,000 माइनस करता हूँ तो बैलेंस आता है 6,50,000। कितना? 6,50,000। और ये बैलेंस जो है हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा? सॉरी, इधर 2 लिखा नहीं हमने। ये बैलेंस जो हम लोग हमेशा किधर ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। अच्छा, डेट क्या आएगा? ये हम लोग क्लोज कर रहे हैं इसलिए क्लोजिंग डेट आएगा, मतलब मैं लिखूंगा 31st मार्च। क्या लिखूंगा? 31st मार्च। कोई मुझे बता सकते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सर जर्नल एंट्री जो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मतलब FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बन जाएगा? FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म ही लिखना, ठीक है? FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? नरेशन जो हम लिख सकते हैं वो है बीइंग मैंने क्या कुछ भी, बीइंग बैलेंस ऑफ FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? कितना अमाउंट आया देखो जरा, 6,50,000। तो यहां लिख दूंगा मैं 6,50,000। यहां पे आपका आ जाएगा 6,50,000। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ, ठीक है? यहां से आपका अकाउंटिंग ईयर और परचेस रेट दोनों भी हो जाएगा चेंज। ध्यान रखना है चीजें, समझ रहे हो? चलो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर लिख लो। 14 15 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2015 एंड 16। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगेन मैं इंस्टॉलमेंट पे जाऊंगा। 2 इंस्टॉलमेंट हो चुका है,
क्लोजिंग के इंक्रीज भी कर दिया तो 20 अप्रैल का इंस्टॉलमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 20 अप्रैल इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मुझसे लेगा पैसा कौन, स्काईलार्क लिमिटेड, बरोबर। और जब मैं इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिखता हूँ तो हमेशा बीच में एक लाइन गैप छोड़ता हूँ ताकि जो भी डिफरेंस उसको लिख सकूँ, और उसके बाद लिखा जाता है टू कैश बैंक अकाउंट। अब चेक करो जो इंस्टॉलमेंट से वो कितना है, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 50,000 का, तो $50,000 पेड करना है, लेकिन रेट बॉस थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ से समझो, जैसे ही आपका काउंटिंग ईयर चेंज हुआ आपका रेट भी चेंज हो जाएगा। अब तक हम लोग परचेस रेट नाम के सामने लिख रहे थे, अब हम लोग परचेस रेट नहीं, कौन सा रेट लिखेंगे, क्लोजिंग रेट। चेक करो क्लोजिंग रेट कितना है, 61। जहां हम लोग अभी 65 लिख रहे थे नाम के सामने, अब हम लोग हर इंस्टॉलमेंट में नाम के सामने क्लोजिंग रेट, क्योंकि न्यू अकाउंटिंग ईयर आ गया तो न्यू रेट आ जाएगा, रेट जो है 61 हो जाएगा, बरोबर। समझा ये चीज, थोड़ा चेंजेस। लास्ट क्वेश्चन में सब था नहीं, लास्ट क्वेश्चन में सेम रेट तो समझ नहीं रहा था, ठीक है। अब देखो कैश इन बैंक में तो आपको जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उसी दिन का रेट आएगा, मतलब 20 अप्रैल का रेट आएगा, तो 20 अप्रैल में रेट है 63 का, तो यहाँ पर आपको आएगा 63। कम कहाँ पड़ रहा है, तो डेबिट में कम पड़ रहा है, तो डेबिट में लिखूंगा FEF अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट। आप क्या करोगे, आप 61 मल्टीप्लाई 50,000 कर दो तो मिल जाएगा 30,50,000, बराबर। कितना, 30,50,000। ये वाला कैलकुलेशन प्लीज करना जरा, 63 मल्टीप्लाई 5 कर तो मिल जाएगा 31,50,000, ओके, 31,50,000। डिफरेंस प्लीज चेक करो तो आपको मिलेगा ओनली 1 लाख का, जो डेबिट में आ जाना है, ओके। समझता है ना रे बाबा, ये तो मालूम पड़ा सिर्फ लोरी सुनाते चल रहा हूँ मैं। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है अपना, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट। देखो एक पहला यहाँ पे था, सेकेंड यहाँ पे है, तो क्लोजिंग इंटरेस्ट है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट करूँगा, अगेन जो है पहले डेट चेक करो, तो डेट क्या है, 10 जनवरी का डेट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले तो 10 जनवरी में पे करने वाला हूँ स्काईलार्क को, तो स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करूँगा, बराबर। स्काईलार्क लिमिटेड को डेबिट करूँगा, एक लाइन स्पेस छोड़ करके लिखूँगा टू कैश बैंक अकाउंट। अब चेक करो इंस्टॉलमेंट कितने का है, लास्ट वाला जो है 1 लाख का है, तो यहाँ लिखूँगा $1 लाख मल्टीप्लाई $1 लाख मल्टीप्लाई। जरा मुझे बताना कि मैं स्काईलार्क के सामने कौन सा रेट लिखूँ, परचेज का रेट तो अब तक लिखता रहता, लेकिन अब मैं परचेज का रेट नहीं लिखूंगा, कौन सा लिखूंगा फिर, क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट कितना है, 61, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 61 आएगा, और कैश इन बैंक में 10 जनवरी का रेट मतलब आएगा 61। ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब इस इंस्टॉलमेंट में नो प्रॉफिट नो लॉस है, 61 पे करना था, 61 ही पे कर रहा हूँ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है इस इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो इनका कैलकुलेशन अगर मान लो सर बीच में लाइन छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दो उसको, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ कट विट करने की जरूरत नहीं, ऐसा ठीक है, नॉर्मल ऐसे रहने दो। नरेशन आ जाएगा बी, फोर्थ या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट आप इसको बोल सकते हो। अच्छा ये प्रॉफिट, ये देखो एक मिनट ना, तुम्हें गलती हो गई है उससे, यहाँ पे ये लॉस है ना, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही, इसको रफ नहीं किया था, चेंज नहीं किया मैंने इसको, तो एट लॉस है, और ये वाला भी एट नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, एट नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा, समझा। ऐसा पहली बार इंस्टॉलमेंट आया। अब देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास ऑप्शन है ऐसा
ऊपर नीचे करने के लिए इसको मैं ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। आपके पास नहीं होगा तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइन स्पेस रहने देना। अब इसके बाद सारे अकाउंटिंग खत्म हो चुके हैं, तो सिर्फ लास्ट का जो एफ बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है। यहाँ तक तो देखो हमने एफ बना दिया था। उसके बाद अकाउंटिंग ये चेंज होता है, मतलब यहाँ पे 2015 और यहाँ पे 2016 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा तो सबसे पहले देखो एफ डेबिट में है, तो डेबिट में ही लिखूँगा 1 लाख, डेबिट में ही लिखूँगा 1 लाख। और यहाँ पे आ जाएगा टू स्काइलार लिमिटेड। डेट चेक करो प्लीज, तो डेट जो है आपका वो है 20 अप्रैल। क्या 20 अप्रैल। अब इसके बाद एक और देखो इधर ई, लेकिन इधर तो एफ है ही नहीं, इधर तो एफ है ही नहीं, तो ये यहीं पे समाप्त होता है। अब इसको कर देंगे क्लोज। तो क्लोज करो तो देखो ज़्यादा अमाउंट आपको किधर दिख रहा है सर, डेबिट में ही है। 1 लाख इधर भी आएगा, 1 लाख इधर भी आएगा। 1 लाख में से मैं अगर 0 माइनस करूँ तो मेरे ख्याल से, मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से तो 1 लाख ही आ रहा है, आप लोग का पता नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय। बैलेंस किधर ट्रांसफ़र करना होता है हमेशा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है क्लोजिंग बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस। डेट क्या आएगा? क्लोजिंग डेट दैट इज 31 मार्च आएगा। इसके नीचे ब्रैकेट में हम कुछ ऐसा शो कर सकते हैं कि बैलेंस इन फिगर है। कोई मुझे बता सकता है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका सोचो, बाय वाला पार्ट हमेशा किधर आता है? डेबिट में आता है। मतलब एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ ऑफ ₹1 लाख। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट अमाउंट ₹1 लाख। नरेशन क्या आएगा जरा बताना बच्चा लोग। तो नरेशन जो आ जाएगा अपना, क्या कर रहे हैं हम लोग? बीइंग बैलेंस ऑन एफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या आएगा? क्लोजिंग डेट दैट इज 31 मार्च। और इस तरह से हमारा ये सम भी होता है खत्म। देखो धीरे धीरे सम जैसे जैसे आपका नेक्स्ट लेवल आते हैं, जैसे सम बढ़ते जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे से थोड़ा लेवल इंक्रीज हो, वैसे हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है। डोंट वरी, जब तक ये चैप्टर खत्म तब तक आपको पूरे अच्छे से समझ जाना है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।